Unit 5, Chapter 5.1. Welcome back after the break. We were continuing during our last video संगठन महत्व एवं प्रक्रिया और our today's topic is organizing process. In organizing process we are going to discuss the 4 points and these 4 points are कार्य की पहचान एवं विभाजन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, विभागीकरण दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड वन इज काम सौंपना, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड फोर्थ वन इज सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कार्य की पहचान एवं विभाजन. Once an organization, when the objectives are clear, the first thing is काम के जो टोटल काम है उसकी पहचान करके और अलग अलग व्यक्ति को एक चिन्हित काम सौंप दिया जाता है. ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क के बाद डिवीजन ऑफ वर्क की बात होती है और हर व्यक्ति को यह मालूम रहता है कि उसे क्या करना है. जैसे जो क्रय विभाग के आदमी हैं, क्रय विभाग का मैनेजर है फॉर दैट मैटर, और उनके अंडर जो आदमी काम कर रहे हैं उन्हें मालूम रहता है कि उन्हें कच्चे माल का क्रय करना है और तैयार पुर्जे अगर लेने हैं तो वो उनका काम रहेगा. इसी तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को उनके विभाग के अंदर आने वाली क्रियाओं का, प्रोडक्शन का, स्टॉक रखने का या कोई रिसर्च है उसमें उसका पता रहता है. तो इस तरह से हर व्यक्ति को पता रहता है कि उसे क्या करना है. काम बंट जाता है और हर आदमी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने काम को सुचारू रूप से करना शुरू कर देता है. दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन, विभागीकरण. इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप विभिन्न विभागों को जो काम निर्धारित होंगे वो सौंप दिए जाएंगे और वो हर एक विभाग अपना अपना काम शुरू कर देगा. क्रय विभाग क्रय का काम शुरू करता है, उत्पादन विभाग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो अपना अपना काम देखेंगे. वित्त व्यवस्था जिन लोगों को करनी है, जिस डिपार्टमेंट को, वहां पे फाइनेंशियल मैनेजर वित्त व्यवस्था, लेखांकन, पत्र व्यवहार, ये सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाएगा. और तीसरा रहेगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, कुल कार्य जिसको यहां पर कहा गया है. मान लो यहां पर एक उदाहरण लेते हैं, कोई कंपनी जो है वो मोबाइल फोन तैयार करती है, तो यहां पर इसको अलग अलग क्रियाएं जो हैं उनको किस तरह से बांट रहे हैं हम. देखिए आप, पहली क्रिया में कच्चे माल का क्रय करना, रॉ मटेरियल की परचेज होगी. दूसरी में तैयार पुर्जे तैयार करना. तीसरी में प्रोडक्शन है. चौथी में माल का स्टॉक रखना है. पांचवी में अनुसंधान है, रिसर्च है. सिक्स्थ में एडवर्टाइजिंग है, विज्ञापन. सातवीं में विक्रय है. आठवीं में वित्त व्यवस्था. नाइन्थ में लेखांकन. 10th में पत्र व्यवहार है. 11th में कर्मचारियों की व्यवस्था है. तो ये अलग अलग क्रियाएं हैं और हम ये करेंगे कि ये क्रियाओं का निर्धारण, जो कुल काम है वो है मोबाइल फोन तैयार करना, और इसको क्रियाओं का निर्धारण कर दिया गया. अब जो एक डिपार्टमेंट जिन 2 या 2 से ज्यादा क्रियाओं को कर सकता है उसकी ग्रुपिंग की जाएगी, समूहीकरण किया जाएगा और इस तरह से हमारे पास विभागीकरण की एक प्रक्रिया जो है वो बन जाती है. तो यहां पर क्या होता है कि आप क्रय विभाग को कच्चा माल क्रय करना और तैयार पुर्जे क्रय करना, ये परचेज डिपार्टमेंट इस काम को देखेगा. इसी तरह से उत्पादन जो प्रोडक्शन है, माल का स्टॉक रखना है और रिसर्च है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास मौजूद रहेगी.
और क्रिया 6 और 7 दोनों को क्लब किया गया, समूहीकरण किया गया उनका, और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस काम को देखेगा। जो एक्टिविटी नंबर 8, 9 और 10 है, जहां पे फाइनेंस व्यवस्था है, आपका अकाउंटिंग है, देन पत्र व्यवहार है, इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा। और जो 11वीं क्रिया है, एक्टिविटी नंबर 11, जो एम्प्लॉइज की व्यवस्था करनी है, वो सेवी वर्गीय विभाग का काम रहेगा। तो इस तरह से हमने ग्रुपिंग कर दिया और इन 11 क्रियाओं को मोटे तौर पर 5 इसके डिपार्टमेंट बना दिए गए, और हर डिपार्टमेंट को मालूम रहता है कि उन्हें किस तरह से काम करना है। अब यहां प्रश्न ये भी उठता है कि अगर कोई कंपनी मोबाइल फोन के साथ टेक्सटाइल का भी काम करना चाहती है, तो ये 2 डिवीजन हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग, जो मोबाइल फोन तैयार करना टोटल वर्क, या टेक्सटाइल कंपनी भी, आप उसमें टेक्सटाइल भी तैयार कर रहे हैं, कपड़ा भी तैयार कर रहे हैं, तो यहां भी जो प्रोसेस है वो बराबर ही रहेगी और डिवीजन 2 अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से विभागीकरण, और हर एम्प्लॉय को पता रहता है कि उसको क्या काम करना है, और ये पॉइंट नंबर 2 और 3 कवर होते हैं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 4 जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सम्मिलित है, दैट इज सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। अब एक संस्था के अंदर जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनमें जो आपसी संबंध होते हैं कि किसको किसकी बात माननी है, वो तय होता है। और इस तरह से जो संगठन के उद्देश्य हैं, जो प्रोसेस है, उसको पूरा किया जाता है आसानी से, और उद्देश्यों को अचीव किया जाता है। तो रिपोर्टिंग रिलेशंस में इसी बात का उल्लेख किया जाएगा कि उनके आपसी संबंध जो हैं जब मधुर होते हैं, तो संगठन एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है, और एज ए रिजल्ट जो एंड रिजल्ट्स हैं वो बहुत फ्रूटफुल रहते हैं, और टारगेट्स को आसानी से अचीव किया जाएगा। टारगेट ऑब्जेक्टिव से यहाँ उनका तात्पर्य है। सो दिस इज ऑल अबाउट organizing process, where we discuss the 4 steps, the identification and division of work, then we have departmentalization, the third one assignment of duties, and the last one establishing reporting relation. Now we are coming to औपचारिक and अनौपचारिक संगठन, formal and informal organizations. अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा तैयार किए गए संगठन ढांचे को औपचारिक संगठन कहते हैं। और चेस्टर वर्नॉड के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की समान क्रियाएं एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती हैं, तो उसे औपचारिक संगठन कहते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जानबूझकर संगठित करने वाली प्रक्रिया है। आइए जानते हैं कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, औपचारिक संगठन है, उसके मुख्य लक्षण क्या है, इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। पहली बात, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है इसमें परिभाषित आपसी संबंध होता है कि जो व्यक्तियों का संगठन होता है वो जानबूझकर बनाया जाता है, और जो व्यक्तियों के संबंध होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, रोल जो हैं वो डिफाइंड होते हैं कि इस व्यक्ति का यह काम रहेगा, तो ये डिफाइंड होता है। दूसरा, यह नियमों और कार्यविधियों पर आधारित होता है। यहां पे सर्टेन रूल्स हैं, ये जो संगठन बनता है कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है, और जो एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है कि क्या करना है किस आदमी को,
उसके ऊपर आधारित फिक्स्ड रोल के साथ, रूल्स के साथ और एक्टिविटीज पता रहती हैं कि किसे क्या करना है। तीसरा, यह कार्य विभाजन पर आधारित होता है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यह कार्य विभाजन पर आधारित इसलिए है कि डिवीजन ऑफ वर्क है और हर व्यक्ति को मालूम रहता है कि उसे क्या करना है, यानी वो अपनी अहमियत को संस्था के अंदर पहचानता है कि ये मेरा फिक्स्ड रोल है और मुझे ये रोल करना होगा। चौथी बात, यह जानबूझकर स्थापित किया जाता है, डेलिबरेटली बनाया जाता है और हर व्यक्ति को मालूम रहता है कि उसका संस्था में क्या योगदान रहता है। पांचवी बात, यह अव्यक्तिगत होता है। ये पर्सनल नहीं होता, इट इज इम्पर्सनल। व्यक्ति नहीं, यहां काम को महत्व दिया जाता है। जो संस्थागत काम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बाकी चीजें जो हैं वो उन चीजों का यहां पर ज्यादा उनको वैल्यू नहीं दी जाती। यहां पर ये जो आपका संगठन प्रक्रिया में औपचारिक संगठन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये अव्यक्तिगत होता है। और छठा और आखिरी इसका पॉइंट रहेगा, यह अधिक स्थिर होता है। इसमें स्टेबिलिटी होती है। क्यों स्टेबिलिटी होती है? कि हर व्यक्ति को अपना रोल पता होता है और जहां पर हर व्यक्ति को अपना रोल पता है, उसको अपनी सीमाएं पता है, तो वहां पर उस तरह के संगठन में कोई दिक्कत नहीं रहती है और वो ज्यादा स्थिर होता है। तो ये थे इसके 6 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं कि औपचारिक संगठन के जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या लाभ हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? उत्तरदेयता निर्धारण में आसानी रहती है। उत्तरदेयता से यहां पर अभिप्राय है कि आपको जो पर्टिकुलर काम सौंपा गया है उसके लिए आप जवाबदेह होंगे और आपको वो काम सही ढंग से, सही समय पर और हर चीज का प्रयोग करते हुए अपने बुद्धि और कौशल का आपको वो काम मिनिमम कॉस्ट में पूरा करना है। ये उत्तरदेयता निर्धारण में एक फॉर्मल संगठन में, औपचारिक संगठन में आसानी रहती है। आसानी क्यों रहती है? क्योंकि हर व्यक्ति को अपना रोल मालूम रहता है और उसे मालूम रहता है कि संगठन की क्या उससे एक्सपेक्टेशंस हैं और उन एक्सपेक्टेशंस पे उसे हर हाल में खरा उतरना होता है। दूसरी बात, यहां कार्यों का दोहराव नहीं होता। हर व्यक्ति को मालूम होता है कि उसे क्या करना है, तो यहां पर कोई भी व्यक्ति जो है वो जानबूझकर गलती नहीं करता और किसी तरह का जो काम है उसका अननेसेसरी रिपीट होना यहां पर नहीं पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्यों का दोहराव नहीं होता, क्योंकि फॉर्मल संगठन में, औपचारिक संगठन में आपको मालूम होता है कि आपका रोल उस संगठन में क्या है। तीसरा, यहां आदेश की एकता संभव है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड से अगर आदेश की एकता की तरफ फिर से जाएं, जो प्रबंध के सिद्धांत थे, आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है कि एक समय पर एक कर्मचारी को ऑर्डर देने वाला, आदेश देने वाला एक ही बॉस होना चाहिए। ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि एक कर्मचारी को 2 बॉस आदेश करें तो कर्मचारी दुविधा में पड़ जाता है। तो वो चीज यहां पर संभव है। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड यहां पर संभव है। और अलबत्ता क्या होता है कि यहां पर किसी मैनेजर के अंडर, अधीन जो कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें मालूम रहता है कि हम सेल्स, परचेज या प्रोडक्शन, ये हमारे मैनेजर हैं, हमें इनके आदेशों की अनुपालना करनी है। वी विल ओबे द ऑर्डर्स ऑफ our immediate manager, and that's why
आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड औपचारिक संगठन में संभव है। चौथा, लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी रहती है। यह आसानी क्यों रहती है औपचारिक संगठन में? जैसा कि पहले मालूम है, उद्देश्य निर्धारित होते हैं, आपको अपना रोल मालूम होता है। एज ए रिजल्ट कर्मचारियों में आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है, समन्वय रहता है, और जो मानव रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका बेस्ट यूज होता है, उनका बेहतरीन उपयोग होता है, और इस प्रकार से लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत आसानी होती है। संगठन में स्थिरता रहती है। औपचारिक संगठन में स्टेबिलिटी क्यों रहती है? क्योंकि हर व्यक्ति को, हर डिपार्टमेंट को, हर मैनेजर को अपने डिवीजन के रोल का पता रहता है, और हर काम समय पर सुचारू रूप से पूर्ण होता है, और इस प्रकार से संगठन में स्थिरता रहती है। तमाम लाभ होने के बावजूद औपचारिक संगठन की कुछ सीमाएं भी है। यहाँ काम में देरी होती है। काम में देरी इसलिए होती है क्योंकि फिक्स्ड रोल्स हैं और एक निश्चित क्रम के साथ काम होता है, और इसलिए इन सभी स्टेप्स को पूरा करने के लिए सभी कार्यविधियों, नियमों, उपनियमों का पालन करते हुए काम में देरी होना आवश्यक है और स्वाभाविक भी है। तो दूसरा, यहाँ पर पहल क्षमता की कमी पाई जाती है। जो इनिशिएटिव है एम्प्लॉइज में, वो यहाँ पर कम देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि आप बंधे होते हैं एक चेन के अंदर, और आपको उसके तहत वो काम करना होता है, और हर आदमी का रोल फिक्स होता है, और ऐसे में पहल क्षमता, जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं एम्प्लॉइज के द्वारा, उनमें जाहिर तौर पर कमी पाई जाती है। यहाँ पर जो आखिरी सीमा है, लिमिटेशन है ऑर्गेनाइजिंग, इसकी औपचारिक संगठन की, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, वो संबंधों का यंत्रीकरण है, मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशंस। कुछ ऐसे जकड़ जाते हैं वो संबंधों में कि उससे संगठन जो है वो उबर नहीं पाता। किस तरह से होता है ये? क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अपने इमीडिएट बॉस के लिए उत्तरदायी होता है। तो मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशंस के कारण जो इसकी क्षमता होती है संगठन की, वो पूरी तरह से अपना 100% नहीं दे पाती संस्था के लिए। तो संबंधों में यंत्रीकरण हो जाता है, मैकेनाइजेशन होती है। और मालूम है कि जब मैकेनाइजेशन हो जाए किसी भी चीज की, मैकेनिकल सिस्टम जो है वो, जहां पर बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं का परिचय दिया जाना हो, वहां पर मैकेनिकल सिस्टम जो है, आप बिट्स और पीसेस के खिलाड़ी हैं और वहां पर चातुर्य का प्रयोग करना है, तो वहां पर वो फिलॉसफी फेल हो जाती है। तो इस तरह से संबंधों के यंत्रीकरण, ये एक लिमिटेशन के तौर पर औपचारिक संगठन में डिस्कस की जाती है। आज के टॉपिक में हमने जो बातें की, एक बार पुनः उनका दोहराव करता हूं, रिपीट करता हूं। हमने संगठन प्रक्रिया की बात की, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की, जिसमें 4 बिंदुओं पे चर्चा हुई, और यहाँ पर कुल कार्य को, जैसे मोबाइल फोन तैयार करना, 11 क्रियाओं को मुख्यतः 5 विभागों में बांटकर हमने ये कोशिश की समझाने की कि किस तरह से उन क्रियाओं को क्लब करके आपको एक समान क्रियाओं को, जो काम है वो एक विभाग को दे दिए जाते हैं, और वो विभाग सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है उसको पूरा करने के लिए। फिर हमने बात की फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और विशेष तौर पे हमने आज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा की। वहां पर हमने इसको डिफाइन किया, चेस्टर बर्नार्ड के शब्दों में डिफाइन किया, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हुई, और जो एडवांटेजेस हैं इसके औपचारिक संगठन के फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे, उनकी चर्चा हुई, और लिमिटेशंस
औपचारिक संगठन की सीमाओं की बात हुई। आज के लिए बस इतना। कल हम बात करेंगे अनौपचारिक संगठन, उसकी परिभाषा की, उसके लाभ की और उसके सीमाओं की। उसके बाद दोनों में, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में मुख्य अंतर वो चार्ट के जरिए पेश करूंगा। तब तक के लिए अलविदा चाहूंगा आपसे। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। जय हिंद।